हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अगेन हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी के साइंस के सवाल। तो आइए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस एनटीपीसी के पेपर में पूछे जाते हैं। जी हाँ, किस तरीके के साइंस के सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ इंपॉर्टेंट चीज है उसमें कि ऑप्शन से भी हम जो भी आगे की पॉसिबिलिटीज है उनको भी हम कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मिस नहीं करना है, बिल्कुल देखना है एकदम ध्यान से और शेयर करना है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है माय डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है लियोप्रेसी इज ऑल्सो नोन एज। जो माय डियर स्टूडेंट्स लियोप्रेसी बीमारी है उसका और क्या नाम है, पूछ रहा है कि और दूसरा नाम क्या है लियोप्रेसी बीमारी का। तो ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है पहला आपका एंजिमा है, दूसरा है हैंसेन डिसीज, तीसरा है गॉचर डिसीज, अगला है हॉटकिन डिसीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको मैं पहले दिखा दूं कि ये जो कहना चाहिए लियोप्रेसी बीमारी होती है वो एक्चुअल में उसको हिंदी नाम कहें तो माय डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं कुष्ठ रोग। आप यहाँ पर देख सकते हो जो कुष्ठ रोग होता है उसको हम कहते हैं लियोप्रेसी। लियोप्रेसी का मतलब ही होता है कुष्ठ रोग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। क्या रखनी होगी? दोनों ही चीजें ध्यान रखनी होगी कि मैम लियोप्रेसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, इसका और दूसरा नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हम कहते हैं हैंसेन्स डिसीज। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? हैंसेन डिसीज कहते हैं। दिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है उसका नाम पूछता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माय डियर स्टूडेंट, जैसे लियोप्रेसी है ठीक उसी तरीके से उठा के लियोप्रे बना दिया गया। क्लियर? यानी कि यदि आपको लियोप्रेसी पूछा तो समझ जाओ कि उसी से रिलेटेड होने वाला है वायरस का नाम। माइकोबैक्टीरियम तो याद ही रहेगा, है कि नहीं? तो कौन सा वायरस फैलाता है माय डियर स्टूडेंट्स? माइकोबैक्टीरियम। लियोप्रे जो है वो फैलाता है क्या? लियोप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग को। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज डेवलप्स पैची इची लेशंस ऑन स्किन। आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्लियरली कि किस तरीके से स्किन का ये डिसीज है और किस तरीके से क्या हो जाता है, पूरे पैचेस जो होते हैं यानी कि एकदम खुजली करने वाले पूरे दाग जो होते हैं यहाँ पर इस तरीके से शरीर में बढ़ने लगते हैं। दिस डिसीज कैन बी इफेक्टिवली क्योर्ड बाय द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। यदि एंटीबायोटिक्स का आप यूज करते हैं कंटिन्यूअसली तो क्या होता है, इस बीमारी से आप निदान पा सकते हैं। तो लियोप्रेसी कौन से वायरस के थ्रू होता है? तो आप कहेंगे मैम माइकोबैक्टीरियम लियोप्रे नाम के जो बैक्टीरिया है उसके थ्रू जो है आपका कुष्ठ रोग या लियोप्रेसी होता है। क्लियर? तो कुष्ठ रोग कौन फैलाता है, ये था हमारा सवाल, क्वेश्चन था। यहां पर पूछा गया क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स कि लियोप्रेसी इज आल्सो नोन एज। जो ये लियोप्रेसी बीमारी है, कुष्ठ रोग जो है, कुष्ठ रोग का और क्या नाम है ना? कुष्ठ रोग को माय डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं हैंसेन्स डिसीज। और ये पूछे कौन फैलाता है तो आप कहोगे मैम माइकोबैक्टीरियम लियोप्रे। यानी कि यदि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बने कि लियोप्रेसी किस बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है तो आप कहेंगे माइकोबैक्टीरियम लियोप्रे। और यदि नॉर्मल पूछे कि इसका और क्या नाम है तो आप कहेंगे हैंसेन्स डिसीज। क्लियर? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है द ग्रीन हाउस गैस विच इज कॉल्ड लॉफिंग गैस इज। यानी कि बहुत ही अच्छा हिंट भी दे दिया आपको, है ना? 4 ऑप्शन दिए हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस तो है, यानी ग्रीन हाउस गैस तो कहलाती है, साथ ही साथ लॉफिंग गैस भी कहलाती है माय डियर स्टूडेंट्स। तो सभी को पता है कि मैम जो लॉफिंग गैस है वो तो क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो यदि आपको इतना भी पता है तो आप आंसर बड़े आराम से दे सकते हो। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मैम नाइट्रस ऑक्साइड सही आंसर है कि नहीं माय डियर स्टूडेंट्स? लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन बना था तो मैंने बताया था कि एक्चुअली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही जो पृथ्वी का एक टेम्परेचर है मेंटेन होकर के रखा है। यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो पृथ्वी लगभग -18 डिग्री सेल्सियस पर होती, यानी कि कितना ठंडा टेम्परेचर होता है, एकदम ठंडी वाली जगह होती है ना, जिसमें रहना सर्वाइव करना कठिन होता। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है जो अर्थ के चारों तरफ या पूरे अर्थ में एक एटमॉस्फेयर में एक कहना चाहिए प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। अब जो ये टेम्परेचर मेंटेन होकर के रखा है वो किन गैसों की वजह से, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहा है उसमें कौन सी गैसेस मदद करती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में भी बताया था, एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसों का एग्जाम्पल नहीं है। तो चारों एग्जाम्पल दिए थे जिनमें से 3 ग्रीन हाउस गैसेस थी और चौथा नहीं था, है ना?
तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। क्लियर? यानी ये गैसेस जो है वो आपकी कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन हमारा सवाल था माय डियर स्टूडेंट्स कि ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस तो है ही साथ लॉफिंग गैस भी है, यानी जिसको सूंघने के बाद सिर्फ और सिर्फ हंसी आती है, दैट इज N2O, या कहना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नाइट्रस ऑक्साइड इज द लॉफिंग गैस एज वेल एज इट इज अ ग्रीन हाउस गैस ऑल्सो। क्लियर? चलिए, तो अब हमको ध्यान रहेगा मैम कि नाइट्रस ऑक्साइड का नाम दूसरे नाम से पूछा, यहाँ पर ओजोन भी दिया होता, मीथेन भी होता, CO2 भी होता, वाटर वेपर होता, तो भी हम टिक कर देते। क्लियर? लेकिन हिंट दिया कि मैम वो ऐसी गैस पूछ रहा है कि जो नाइट्रस मतलब कि जो हंसाने वाली भी गैस है, साथ ही साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बताती है। तो कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट? द ग्रीन हाउस गैस विच इज कॉल्ड एज लॉफिंग गैस ऑल्सो, दैट इज अवर नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए, अगला सवाल एनटीपीसी का क्या है, आइए देखते हैं। अगला सवाल है एनटीपीसी का माय डियर स्टूडेंट्स की मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस। सभी को पता है बायोगैस क्या है ना? बायोगैस जो है माय डियर स्टूडेंट्स, बायोगैस का मेजर पार्ट क्या पूछ रहा है? तो बायोगैस का जो मेजर पार्ट है वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स मीथेन। आइए दिखाती हूँ कि किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है आपका क्या बायोगैस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि ये पाई चार्ट है जिसके थ्रू आप देख रहे हो कि मैक्सिमम पोर्शन, लगभग 60% पोर्शन जो है वो होता है आपका मीथेन गैस का CH4 का, जो डार्क ग्रीन से है, जो लाइट ग्रीन है वो है CO2 लगभग 39%, और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा 1% में बाकी गैसेस आती हैं। यानी कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस? दैट इज द मीथेन, है ना। एंड सेकेंड मेन कंपोनेंट इज द CO2 एंड नेक्स्ट जो रेस्ट गैसेस हैं वो कई सारी हो सकती है, लाइक आपका हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 एंड हाइड्रोजन। क्लियर? तो यही लिखा हुआ है मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस इज मीथेन, जो मैक्सिमम पार्ट है। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट? CH4 मीथेन है। इधर लाइट ग्रीन वाला CO2 है जो कि लगभग मीथेन कितनी है माय डियर स्टूडेंट? 60% है। कितना है? 60% मीथेन गैस है। साथ ही साथ CO2 जो है माय डियर स्टूडेंट 39% है, और जो 1% बच गया उसमें आती हैं कौन कौन सी गैसेस माय डियर स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो उसमें आती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यदि पूछे मेन कंपोनेंट क्या है इस बायोगैस का, ये पूरा क्या है आपका? ये पूरा है माय डियर स्टूडेंट्स बायोगैस, है ना। क्या है? बायोगैस। तो बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या हुआ? बायोगैस का मेन कंपोनेंट हुआ मैम मीथेन, जिसको है लगभग 60% होता है। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बने सेकंड मेन कंपोनेंट तो भी पता होना चाहिए, CO2 है। क्लियर? इट इज ऑब्टेन्ड बाय एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन, जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स बायोमास लाइक काउ डंग, यानी कि जो गोबर वगैरह होते हैं, वेजिटेबल के वेस्ट होते हैं, उनको हम इकट्ठा करते जाते हैं, है ना। उसके बाद जो गैसेस निकलती है वो होती है बायोगैस। बायोगैस का यूज हम एज अ फ्यूल भी करते हैं, है कि नहीं? चलिए, तो ये चीज तो पता चल गया कि मैम जो बायोगैस है उसमें मेन कंपोनेंट जो है वो है क्या? मीथेन, यानी कि CH4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो मीथेन है वही है मैम मेन कंपोनेंट किसका? मेन कंपोनेंट है बायोगैस का। मेन कंपोनेंट है किसका? बायोगैस का। मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। क्लियर हुआ? चलिए, अगला सवाल देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ब्लैंक एक्सटिंग्विशेस फायर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से गैस है जो अग्निशामक यंत्र में प्रयोग की जाती है ना। फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, जिसमें कि आप कहीं पे आग लग गई है तो आप उसको क्या करते हो? आग बुझाते हो। तो जो माय डियर स्टूडेंट एक्सटिंग्विशर होता है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम और क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं मैम एक्सटिंग्विशेस फायर। याद रखना इस बात को, गांठ बांध लो दिमाग में कि मैम एक्सटिंग्विशेस फायर जो है वो CO2 है। टू एक्सटिंग्विश अ फायर, किसी आग को बुझाने के लिए, इट इज जनरेटेड एट द टाइम बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विथ डाइल्यूट एसिड। एट द इंस्टेंट वो वहां पर फॉर्म कर ली जाती है उस मशीन के द्वारा, जिसमें हम क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन होती है सोडियम
सोडियम बाइकार्बोनेट विथ डाइल्यूट एसिड, CO2 इज हैवियर देन एयर एंड नॉन इन्फ्लेमेबल। CO2 को ही हम यूज क्यों करते हैं? तो जो सबसे मेन रीजन है, क्योंकि पहली बात तो ये इन्फ्लेमेबल नहीं है, यानी आग नहीं पकड़ती, ऑक्सीजन टाइप आग जलने में हेल्प नहीं करती है ना, जल्दी आग नहीं पकड़ती, नॉन इन्फ्लेमेबल है यानी कि आग नहीं पकड़ेगी तो सीधी सी बात है आग को बुझाएगी। दूसरी बात है माय डियर स्टूडेंट, इट इज हैवियर देन एयर, यदि वो हवा से भारी है तो सीधी बात है कि क्या होगा, आग बढ़ती जाती है हवा के साथ, और यदि हवा से ही भारी हो गया CO2 तो जाहिर सी बात है वो आग को बुझाएगा। तो मेन रीजन इज दैट कि व्हाई वी यूज CO2 ऑन द फायर एक्सटिंग्विशर, दैट इज द इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल, साथ ही साथ इट इज हैवियर देन द एयर। ओके, चूंकि ये हैवी होती है दैट्स वाई क्या कर देती है, सप्लाई ही कट कर देती है। जो हवा आ रही है ना तो सीधा सप्लाई कट हुआ तो आग क्या कर देता है, बुझा देती है। क्लियर? तो रीजन क्लियर हुआ कि हम CO2 ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि मैम CO2 वहां पर अचानक से हम फॉर्म करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एसिड के थ्रू, है ना, और CO2 जो है नॉन इन्फ्लेमेबल होती है, आग नहीं पकड़ती है, साथ ही साथ हवा से भारी होती है, इसलिए वह आग बुझाने में मदद करती है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये कौन सा आंसर हम टिक करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ब्लैंक्स एक्सटिंग्विशेस फायर। तो ऑप्शन बी CO2 इज द करेक्ट आंसर, कि CO2 से हम क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, NTPC रेलवे का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जनरेटर कन्वर्ट। देखो कल का ही सवाल था मोटर कन्वर्ट, मैंने क्या कहा था, दो ही चीज पूछेगा आपसे, एक मोटर पूछेगा एक जनरेटर पूछेगा। क्या पूछेगा मैम, एक मोटर पूछेगा, दूसरा जनरेटर पूछेगा। क्या पूछेगा? जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है, जनरेट करेगा मैम, जाहिर सी बात है जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इसका मतलब ही क्या है कि जनरेटर जो कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, भाई आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, बिजली मिल रही, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, यानी जो आपको मिल रहा है दैट इज आउटपुट, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और मोटर को हमने कल ही देखा, मोटर पे बेस्ड क्वेश्चन आया था जिसका मतलब था कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर का हम यूज क्यों करते हैं, कोई ना कोई हम काम परफॉर्म करने के लिए, भाई हमने मोटर लगा दिया ये काम हो गया, मोटर लगा दिया वो काम हो गया, यानी कि मोटर को हम बिजली के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी न किसी यांत्रिक ऊर्जा में मैकेनिकल एनर्जी में ही बदल रहे हैं। क्लियर? लेकिन जो जनरेटर है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को, दैट्स व्हाई वी विल से कि इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर का क्या कन्वर्जन है, इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कल का क्वेश्चन था मोटर से रिलेटेड, तो हमने उसमें टिक किया था मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एंड जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। बहुत ईजी चीज है, आपको ध्यान रखनी होगी। कैसे ध्यान रखना है ये भी मैंने बता दिया है, कोई इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी चीज है, आप दिमाग में फील कर लो इस चीज को कि हाँ हमने तो देखा है कि मोटर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है मैम। यदि मोटर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, बिजली से कर रहा है, तो बिजली को लिया और कुछ ना कुछ काम करके दे दिया, यानी कि बिजली को जब लिया तो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, कुछ ना कुछ काम किया यानी यांत्रिक ऊर्जा, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल का कन्वर्जन हो गया मैकेनिकल में। लेकिन जो जनरेटर है ऑटोमेटिक तो जनरेट कर नहीं देगा बिजली को, कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी लेगा, है ना, वो कोल हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी किसी ना किसी के थ्रू ही बिजली बनती है, इतना सबको पता है। तो बस मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, कौन, जनरेटर। हमारा सवाल था जनरेटर का, तो जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगला सवाल आपके सामने, बताइए आंसर क्या होगा। कह रहा है ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, जो हम ईस्ट यूज करते हैं ब्रेड बनाने में वो कैसा काम करता है, किस तरीके से हेल्प करता है आपकी। पहला है एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर फर्मेंटेशन, दूसरा है डज नॉट हेल्प द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तीसरा है मेक्स इट टेस्टी, चौथा है एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, ईस्ट हम डाल रहे हैं ना, तो कह रहा है जो ईस्ट आप यूज करते हो ब्रेड बनाने में, है ना, ब्रेड बनाना है, वाइन बनाना है, अल्कोहल बनाना है, सब ईस्ट के थ्रू ही पॉसिबल होता है। तो ये किन चीजों में हेल्प करता है, तो जाहिर सी बात है मैम कि ऐसा कैटलिस्ट ही हेल्प कर रहा है कि नहीं। फर्मेंटेशन तो होता है, नो डाउट होता है, इतना सभी को पता है, लेकिन डज नॉट हेल्प नहीं है, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब ही होता है उत्प्रेरक, यानी किसी भी चीज को और तेजी से उत्तेजित कर दे। कैटलिस्ट का मतलब है वो उस क्रिया को, उस रिएक्शन को होने में और तेजी से
हेल्प कर दे। इट मीन्स मैम जो ईस्ट है वो एज अ कैटलिस्ट कार्य करता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, और हमको ब्रेड बनाने में, अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में हेल्प करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है मैम। ईस्ट जो है माय डियर स्टूडेंट एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर फर्मेंटेशन ऑफ द डो। डो का मतलब वही है जो आटा हुआ है ना, फॉर व्हाइल मेकिंग द ब्रेड। ब्रेड बनाने से पहले हम एक उसको आटा पूरा बना करके तैयार करते हैं। वो आटा कितना अच्छा फर्मेंटेड है उतनी अच्छी आपकी ब्रेड बनने वाली है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से केक का जो आपने बैटर तैयार किया, यदि आपने उसको बहुत अच्छे से फर्मेंटेड किया है तो बहुत अच्छा केक बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा मैम। It releases CO2 as a result of cellular respiration, which gets trapped and makes the dough spongy. Cellular respiration के थ्रू वहां पर CO2 निकलती है जो क्या करती है, उसको और स्पॉन्जी बना देती है। क्लियर? तो ईस्ट जो है ये समझना होगा कि ईस्ट होता क्या है। तो बेटा ईस्ट एक ऐसा जीवाणु है जो एक कोशिकीय है ना, वन सेल होता है, इसमें एक ही सेल होती है, वन सेल्यूलर है। ईस्ट आर दी यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि सिंगल सेल्ड होते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आर क्लासिफाइड एज द मेंबर ऑफ फंगस किंगडम। देखो अब इसमें और सवाल क्या बन सकता है कि ईस्ट जो है किस किंगडम से बिलोंग करता है? तो फंगस किंगडम से करता है। ईस्ट जो है कितने सेल्ड होते हैं? तो सिंगल सेल्ड होता है कि नहीं? क्लियर? तो ये चीज हमको क्लियर हो गई मैम। तो माय डियर स्टूडेंट्स ईस्ट समझ है कि ईस्ट क्या, अब ईस्ट हेल्प कैसे कर रहा है मैम? ईस्ट क्या करता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 निकालता है, और क्या होता है, जो ब्रेड है हमारी वो और स्पॉन्जी होती है। तो ईस्ट फर्मेंटेशन में हेल्प करता है एज अ कैटलिस्ट। क्लियर? एज अ कैटलिस्ट ईस्ट जो है हेल्प करता है। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इट मींस ईस्ट हेल्प एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। किसी भी चीज की फर्मेंटेशन है, अल्कोहल है, वाइन है, इन सभी में हम ईस्ट का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? चलिए, तो ईस्ट जो है हेल्प करता है फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल आपके सामने माय डियर स्टूडेंट्स, लुईस पास्चर वाज द नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ। जो लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट थे, जाने माने साइंटिस्ट है, पता होगा आप लोगों को, उन्होंने किसके टीके की खोज करी थी? विच वैक्सीन वाज द इन्वेंटेड बाय द लुईस पास्चर। तो माय डियर स्टूडेंट जो लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेबीज वैक्सीन की खोज करी। किसकी करी? रेबीज वैक्सीन जो है उन्होंने लुईस पास्चर ने खोज करी थी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रहेगा? मेरे साथ बोलो एक बार कि मैम जो लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने रेबीज की वैक्सीन की खोज करी थी। याद रहेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Who is the considered to be the father of modern genetics? जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स समझते हो ना, कहते हैं अरे मैम ये तो जेनेटिक बीमारी है हमारे घर में। अरे मैम ये तो जेनेटिक क्वालिटी है। जेनेटिक का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चीजों का ट्रांसफर होना, है ना। अब कोई भी क्वालिटी ट्रांसफर हो रही, कोई बीमारी ट्रांसफर हो रही है ना, दैट इज डिफरेंट। तो जेनेटिक का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी चीजों का ट्रांसफर होना। तो वही जो जेनेटिक्स है, हम जब आज तो पढ़ रहे हैं कि मैम जेनेटिक्स जेनेटिक्स जेनेटिक्स, एक्चुअल में ये जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस किसने किया? कौन माना जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि मैम फादर ऑफ जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, मॉडर्न जेनेटिक्स, उसके जो फादर माने जाते हैं, माय डियर स्टूडेंट जो ग्रिगोर मेंडल हैं, उन्होंने इन्वेंट किया, कहना चाहिए उनको मॉडर्न जेनेटिक्स का हम फादर बोलते हैं। तो हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? दैट इज ग्रिगोर मेंडल। तो मेरे साथ बोलिए आपकी, ग्रिगोर मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। याद हुआ? चलिए नेक्स्ट टाइम सवाल बनेगा, पूछेगा तो आपसे बन जाएगा, यस मैम बन जाएगा। चलिए, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए डिस्कशन के साथ। बढ़िया से प्रिपरेशन करिए, एकदम एनर्जेटिक होकर बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चंस ला रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही देख के जाओ ना बेटा आप, क्योंकि जब अभी इसके पहले वाले शिफ्ट में जो एनटीपीसी का पेपर हुआ, बच्चों ने पर्सनली बोला यस मैम उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत हेल्पफुल होगा बेटा आपके लिए। चाहे आप ग्रुप डी का पेपर देने वाले हो, चाहे एनटीपीसी का, बहुत हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चंस देखना नहीं भूलना है और अपने दोस्तों रिलेटिव्स को शेयर करना नहीं भूलना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।